अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। वाइटल एजुकेटर्स और इसके ज़ेर एहतमाम इंग्लिश ग्रामर कोर्स और इसके सिलसिले का लेक्चर नंबर है 65। आज की हमारी क्लास के अंदर हम पेज नंबर 116 पर जो एक्सरसाइज मौजूद है जनाब आपकी इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन बुक पर वो अटैम्प्ट करेंगे। इसके अंदर टोटल 30 सेंटेंसेस हैं। डेफिनेटली मैं कोशिश करूँगा कि मैक्सिमम इसमें से जो है ना जी सेंटेंस वो मैं करवाऊँ इस लेक्चर के अंदर क्योंकि ज़ाहिर है हमने ज़ाहिर है सिर्फ ट्रांसलेशन नहीं करनी होती, उसको समझना भी होता है, फिर बहुत सारे वर्ड मीनिंग आ जाती है उनको भी डिस्कस करना होता है साथ साथ। बाकी आपको पता है कि हैड बीन वाला मामला चल रहा है क्योंकि पास्ट है, था, थे, थी, ये देख सकते हैं, तो इसके लिए फिर हैड आ जाएगा, ज़ाहिर है हैज़ नहीं आएगा। और हैज़ और हैव दोनों कन्वर्ट हो जाते हैं हैड में, यानी हैड कॉमन है दोनों का, यानी कि चाहे वो सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो। अब यहाँ पर देखें, ये ऊपर आपको एक एग्जांपल दिखा सकता हूँ मैं कबूतर वाली, कि जो कबूतर वाली एग्जांपल है उसके अंदर आप देख सकते हैं कि फंस चुके थे, ये प्लूरल है, इनके साथ भी हैड लग जाएगा, सिंगुलर के साथ भी हैड लगेगा। तो हैज़ और हैव दोनों का जो सेकंड फॉर्म है पास्ट के हवाले से वो हैड है। इस डिस्कशन के बाद हम चलते हैं जी अपने पहले सेंटेंस की तरफ। पहला सेंटेंस है जी, क्या रेफरी के आने से पहले मैच खेला जा चुका था। अब मैं इसको बार बार डिस्कस नहीं करूंगा कि ये परफेक्ट भी है, ये पैसिव एक्टिव है, क्योंकि ये सब चीज़ें चूँकि मेरे लेक्चर्स में चलती आ रही हैं स्टेप बाय स्टेप और सीक्वेंस में, तो जो बच्चा भी स्टार्टिंग से लेक्चर देख रहा है उसके लिए डेफिनेटली इसमें कोई इशू नहीं होना चाहिए। और अगर बार बार मैं डिस्कस करूँगा तो फिर वो ज़ाहिर है एक बिला वजह की रेपिटिशन आ जाती है काम में। तो क्या रेफरी के आने से पहले मैच खेला जा चुका था, इसमें याद रखिएगा कि सबसे पहले जो चीज़ आएगी वो मैच का तस्करा आएगा, क्योंकि ये ज़ाहिर है इस तरह से मामला हो रहा है कि ये जो मैच ज़ाहिर है एक ऑब्जेक्ट है, ये एज अ सब्जेक्ट यूज़ होगा। ठीक है, जिस तरह आप देख सकते हैं मेहमान के जाने के बाद मिठाई नहीं। अब बज़ाहिर उर्दू में देखें तो मेहमान पहले आ रहा है, मिठाई बाद में आ रही है, लेकिन मिठाई का तस्करा जब इंग्लिश में जाएंगे तो ये पहले होगा और मेहमान का बाद में होगा। जैसे मैच का तस्करा पहले हो रहा है, रेफरी का बाद में हो रहा है। तो ये चीज़ें जो है इनको आपने ज़रूर ध्यान में रखना है। अच्छा जी, क्या रेफरी के आने से पहले मैच खेला जा चुका था। हैड द मैच बीन प्लेड बिफोर द रेफरी कम केम कम। अब सेकंड फॉर्म लगेगी केम, क्योंकि देखें ये जो फॉर्म है ना ये वाली, ये तो थर्ड लगेगी क्योंकि हैड के साथ थर्ड फॉर्म आ रही है। ये परफेक्ट भी है, आपको पता है, चुका था, लाई गई थी, इजाज़त नहीं दी गई थी, जुर्माना नहीं किया जा चुका था, काटे नहीं जा चुके थे, तो ये सब जो है ना परफेक्ट में आ रहे हैं। परफेक्ट में तो डेफिनेटली थर्ड फॉर्म लग जाती है। उसके बाद जो अगला वर्ब आएगा उसकी सेकंड फॉर्म लगेगी, जैसे बिफोर द रेफरी केम, तो कम, फिर उसके बाद सेकंड फॉर्म केम और फिर थर्ड फॉर्म कम होती है, तो थर्ड फॉर्म नहीं लगानी, सेकंड फॉर्म लगेगी अगले वर्ब की। ये हो गया जनाब आपका पहला सेंटेंस। उसके बाद आते हैं दूसरे की तरफ। जैसे जैसे हम आगे एडवांस करेंगे आपको आइडिया होता जाएगा मज़ीद। मेहमान के जाने के बाद मिठाई नहीं लाई गई थी, तो ज़ाहिर मिठाई का तस्करा पहले होगा। द स्वीट हैड नॉट बीन ब्रॉट, लाई गई थी, थर्ड फॉर्म। ब्रिंग, ब्रॉट, ब्रॉट, तो थर्ड फॉर्म भी ब्रॉट ही है, ये रेगुलर वर्ब है। अच्छा, मेहमान के जाने के बाद, आफ्टर द गेस्ट हैड, अच्छा गो, वेंट, गॉन, तो वेंट होगा। ठीक है जनाब, गो, वेंट, गॉन, तो वेंट वाला लगेगा सेकंड फॉर्म इसके अंदर, ठीक है, थर्ड नहीं लगेगा। अच्छा, अब यहाँ पर मेहमान है, सिंगुलर है, इसलिए मैंने गेस्ट का लफ्ज़ यूज़ किया, गेस्ट का लफ्ज़ यूज़ नहीं किया। अक्सर बच्चे इन चीज़ों की परवाह नहीं करते हैं, बहरहाल ये बहुत टेक्निकल चीज़ें होती हैं। अच्छा जी, आगे आते हैं थर्ड सेंटेंस में। हमारी मुलाकात से पहले वज़ीर से किसी को मिलने की इजाज़त नहीं दी गई थी। अच्छा जी, अब अगेन हमारी मुलाकात वाला तो बाद में चला जाएगा, वैसे उर्दू में पहले आ रहा है, तो वज़ीर से किसी को मिलने की इजाज़त नहीं दी गई थी, तो यहाँ पर होगा नो वन या नो बॉडी वॉज अलाउड टू मीट द मिनिस्टर बिफोर आवर मीटिंग, सो ये हमारी मीटिंग से पहले किसी को वज़ीर से मिलने की इजाज़त नहीं दी गई थी। वज़ीर के लिए मिनिस्टर का लफ्ज़ यूज़ होगा।
आसान जुमला था, इसमें कोई ऐसी परेशानी वाली तो चीज़ हमारे सामने नहीं आई। आगे देखते हैं, इससे पहले ही जुर्माना नहीं किया जा चुका था। अब ये जो पहले ही का लफ्ज़ आ रहा है ना, इसके लिए हम मोस्टली इंग्लिश में लफ्ज़ यूज़ करते हैं ऑलरेडी। जैसे मैं कहता हूँ जी कि मैं पहले ही फ़लाँ चीज़ ख़रीद चुका था, तो आई ऑलरेडी हैड, तो वो ऑलरेडी का लफ्ज़ आ जाता है। इससे पहले ही जुर्माना नहीं किया जा चुका था, नहीं, ही हैड नॉट बीन फाइंड ऑलरेडी। सिंपल, सबसे सिंपल है जी। जुर्माना करना फाइन होता है, तो फाइंड इसकी थर्ड फॉर्म लग जाएगी। सेंटेंस नंबर 5 में चलते हैं जी। सेंटेंस नंबर 5 है, गिरने से पहले दरख्त काटे नहीं जा चुके थे। अच्छा जी, दरख्त काटे नहीं जा चुके थे। द ट्रीज हैड नॉट बीन कट। अच्छा, कट की थर्ड फॉर्म सेकंड फॉर्म सब सेम होती है। द ट्रीज हैड नॉट बीन कट। आगे देखते हैं क्या है, गिरने से पहले, बिफोर फॉलिंग। अच्छा, अब ये याद रखिएगा कि कुछ जगहों के ऊपर हम जेरेंड भी यूज़ कर रहे हैं। रीज़न ये होता है कि बिफोर दे हैड फॉलन, वो लंबा काम हो जाएगा क्योंकि हैड पहले लग चुका है, या बिफोर दे फेल डाउन, तो वो लफ्ज़ नहीं जचेगा, तो इसमें फॉलिंग ज़्यादा बेहतर है, बिफोर फॉलिंग, सो इट्स अप्रोप्रिएट। अच्छा जी, अब चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ। नया जूता पहनने से पहले इसका पाँव ज़ख्मी नहीं हुआ था। नया जूता पहनने से पहले इसका पाँव ज़ख्मी नहीं हुआ था। अच्छा, अब ये याद रखिएगा कि पाँव की इंग्लिश है फुट। हिज फुट हैड नॉट बीन। अच्छा, अब यहाँ तक तो छोड़ देते हैं, हैड नॉट बीन ज़ख्मी। अब देखें, पाँव ज़ख्मी हो रहा है, तो पाँव का मतलब ये है कि ये इस पर किसी तरह का वुंडेड है, क्योंकि अमूमन ये होता है कि कोई किसी टाइप का भी हो जाता है तो वो वुंड हो जाएगा, जो बहुत क्रिटिकल वो ज़ख्म नहीं होते। ये मैं वुंडेड और इंजर्ड का पहले बता चुका हूँ। हिज फुट हैड नॉट बीन वुंडेड बिफोर वियरिंग न्यू शूज़। अच्छा, अब एक और चीज़ भी देख लें इसके अंदर कि सेंटेंस क्या है, नया जूता, तो यहाँ न्यू शू आ जाएगा। अगर नए जूते होता ना तो फिर शूज़ हम लिखते। तो इन चीज़ों का मैं बड़ा ख्याल रखता हूँ। और उसका पाँव, यानी ये भी सिंगुलर है, देखें ज़रा, हाँ, तो पाँव के लिए फुट यूज़ होगा। अदरवाइज़ अगर पाँव होता यानी कि उसके पाँव प्लूरल में आता, फिर फुट की जगह फीट आता। तो ये याद रखिएगा कि फिर फीट हम यूज़ नहीं कर रहे, क्योंकि यहाँ पर लिखा है उसका पाँव, इसका मतलब सिंगुलर है, एक पाँव की बात हो रही है। इसी तरह नया जूता, ये भी सिंगुलर है क्योंकि ये नए जूते नहीं लिखा हुआ। तो अगर ये जुमला होता ना, नए जूते पहनने से पहले इसके पाँव ज़ख्मी नहीं हुए थे, अब आप यकीनन समझ गए होंगे, तो फिर यहाँ पर इंग्लिश होती कि हिज फीट हैड नॉट बीन वुंडेड बिफोर वेयरिंग न्यू शूज़। तो ये इसीलिए मैंने इसको स्पेसिफिकली आपको बता दिया कि जनाब इसमें क्या डिफरेंस है और आपने किस तरह स्पेसिफिक होके चलना है। आगे चलते हैं। क्या पुलिस के गिरफ्तार करने के बाद मुलजिम मजिस्ट्रेट के सामने लाया गया था? अच्छा जी, सबसे पहले तो मजिस्ट्रेट हाई इंग्लिश का लफ्ज़ इसका तो ठीक हो गया। मुलजिम का मैं इससे पहले आपको मुलजिम और मुजरिम के फ़र्क बता चुका हूँ पिछले लेक्चर्स में। मुलजिम के लिए एक्यूज़ का लफ्ज़ यूज़ होगा जिस पर इल्ज़ाम होता है और वक्ती तौर पर, यानी उस पर इल्ज़ाम अभी प्रूव नहीं हुआ, प्रूव होगा तो मुजरिम बन जाएगा। अच्छा, क्या पुलिस के गिरफ्तार करने के बाद मुलजिम मजिस्ट्रेट के सामने लाया गया था? तो यहाँ पर लिखेंगे हैड द एक्यूज्ड बीन ब्रॉट, लाया गया था, बिफोर मजिस्ट्रेट। बिफोर मजिस्ट्रेट का मतलब होता है मजिस्ट्रेट के सामने। अच्छा जी, यहाँ तक तो ठीक हो गया। क्या पुलिस के गिरफ्तार करने के बाद? हाँ जी, गिरफ्तार करने के बाद, आफ्टर सिंपल कह लें अरेस्टेड बाय द पुलिस, सिंपल, आफ्टर अरेस्टेड बाय द पुलिस। अच्छा, अरेस्टेड सेकंड फॉर्म आ गया, अरेस्ट, अरेस्टेड, तो इसमें सेकंड फॉर्म ये लग जाएगी। बाकी ब्रॉट थर्ड फॉर्म लगी है, ये भी असल में चूँकि जो वर्ब है ना रेगुलर है तो इसलिए इसका भी सेकंड थर्ड फॉर्म एक जैसा है, ब्रिंग, ब्रॉट, तो ये बेसिकली थर्ड फॉर्म यूज़ हुई है। वो आप ज़रूर वर्ब की फॉर्म्स के ऊपर काम करें, इससे पहले भी मैं रिकमेंड कर चुका हूँ, तो फिर आपके लिए वर्ब की फॉर्म्स का कोई इशू नहीं होगा। अच्छा जी, 8वें सेंटेंस में चलते हैं। क्या मेरे आने से पहले खेत हमवार किया गया था? अच्छा जी, क्या मेरे आने से पहले, पहली बात तो ये हमवार की इंग्लिश होती है लेवल्ड।
ज़्यादा बेहतर यही होता है कि मतलब उसको बराबर कर दिया गया था, उस पर ऊंची नीची जगह जो थी उसको खोद कर और तोड़ फोड़ कर सीधा कर दिया गया था, तो उसको कहते हैं हमवार करना। तो सबसे पहले तो खेत की इंग्लिश है फील्ड। सो हैड द फील्ड बीन लेवल्ड, लेवल की सेकंड और थर्ड फॉर्म सेम है, लेवल्ड लेवल्ड, सो यही लगेगी। हैड द फील्ड बीन लेवल्ड बिफोर आई कम केम कम, बिफोर आई केम, आई को मैं बड़ा कर देता हूँ, कैपिटल होना चाहिए। अच्छा, अब आप देखें मेरे आने से पहले ये लिखा हुआ है, देखें तो बिफोर आई केम, तो वैसे आप बिफोर आई अराइव भी कह सकते हैं, ठीक है, बिफोर माई अराइवल भी कह सकते हैं, मेरे आने से पहले, ठीक है। अभी मैंने आई केम लिखा है, इसकी जगह मैं लिख देता हूँ बिफोर माई अराइवल, जी ये भी लिख सकते हैं। वो आप वीडियो पास करके पिछला जुमला भी लिख लीजिएगा। ये नहीं होता कि अगर मैं कोई उसको चेंज कर रहा हूँ, अक्सर जुमलों में मैं इस तरह करता हूँ जहाँ मेरे पास सब्स्टिट्यूट्स की भी ऑप्शन हो तो मैं वो ज़रूर लिख देता हूँ, लेकिन आपने पहले वाला भी लिखना है और ये वाला भी नोट कर लेना है क्योंकि ये भी दुरुस्त है, वो वाला भी है। अच्छा जी, अब आते हैं नाइन्थ में। नाइन्थ है जी, क्या बारिश आने से पहले ढेले तोड़े जा चुके थे। ये लफ्ज़ है जी ढेले। ढेला क्या होता है जनाब, किसी भी मिट्टी का या पत्थर का जो एक पत्थर टाइप बना होता है मोटा सा, उसे ढेला कहा जाता है। इसकी इंग्लिश होती है लंप। ये बेसिकली आप किसी रसोली टाइप को भी कह सकते हैं। इंसानी जिस्म में भी इस तरह की चीज़ें जब बन जाती तो उनको लम्प्स कहा जाता है। तो ये ढेला बेसिकली जो है ना लफ्ज़, ये अमूमन ज़मीनों में होता है, ऊंची नीची जगह में, तो उसको ढेला ही कहा जाता है। तो क्या बारिश आने से पहले ढेले तोड़े जा चुके थे। तो ढेले की इंग्लिश जैसा कि मैंने बताया ये लंप है, तो हैड द लम्प्स बीन, तोड़ा है तो फिर ब्रोकन होगा, थर्ड फॉर्म ब्रेक ब्रोक ब्रोकन। अच्छा जी, हैड द लम्प्स बीन ब्रोकन, हाँ जी, क्या बारिश आने से पहले, बिफोर द रेन, अब वही बात आ गई, कम केम कम, तो सेकंड फॉर्म लगेगी केम, बिफोर द रेन केम। तो चूँकि ये सवालिया है तो उसके साथ सवालिया लगा देते हैं, तो ये सब के साथ सवालिया लगता है, मैं साथ साथ लगा भी देता हूँ ताकि आपको कोई इशू ना हो। हैड द फील्ड बीन लेवर्ड बिफोर माई अराइवल, इसके साथ भी सवालिया आ जाएगा। इसी तरह और जुमले भी हैं, दिस फूड हैड नॉट बीन, ये ठीक है, द ट्रीज़ हैड नॉट बीन का ठीक है। इसी तरह नो वन वाज अलाउड, और सेकंड में क्या है, द स्वीट्स हैड नॉट, और उसके बाद पहला है हैड द मैच बीन प्लेड बिफोर द रेफरी गेम, ठीक है, इसके साथ लगा हुआ है। अच्छा जी, हैड द लम्प्स बीन ब्रोकन, क्या बारिश आने से पहले, बिफोर द रेन केम, तोड़े जा चुके थे, लम्प्स यानी ढेले, बीन ब्रोकन तोड़े जा चुके, ठीक है, तो ये थर्ड फॉर्म लग जाएगी। आगे चलते हैं जनाब सेंटेंस नंबर 10 की तरफ। सेंटेंस नंबर 10 में आते हैं जनाब, और सेंटेंस नंबर 10 है, क्या तमाम चीज़ों को पहले ही झाड़ दिया गया था। मतलब डस्ट, सिंपल डस्टिंग, डस्ट से निकला है डस्टिंग, तो क्या तमाम चीज़ों को, सो हैड ऑल द थिंग्स, तमाम चीज़ों को, बीन डस्टेड, पहले ही, तो ऑलरेडी, ये देखें ये मैंने अभी इससे पहले ही बताया, क्या पहले ही तमाम चीज़ें झाड़ दी गई थी या झाड़ दिया गया था। सो हैड ऑल द थिंग्स बीन डस्टेड ऑलरेडी, डस्ट डस्टेड डस्टेड, थर्ड फॉर्म। तो ये जनाब आगे हम 11वें सेंटेंस की तरफ देखते हैं कि यहाँ पर क्या है। 11वां सेंटेंस है, नतीजा निकलने के बाद इसको अगली जमात में तरक्की क्यों दी गई थी। वाई ही हैड बीन, अब तरक्की की क्या इंग्लिश होगी, प्रोमोटेड टू नेक्स्ट क्लास। पहले मैं देख लूँ नेक्स्ट क्लास का इसमें है, अगली जमात में, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। अच्छा, टू नेक्स्ट क्लास, और आगे क्या है जी, नतीजा निकलने के बाद, आफ्टर द रिजल्ट। बाकी क्वेश्चन मार्क है, वाई ही हैड बीन, ठीक है जी, उसे नतीजा निकलने के बाद अगली जमात में तरक्की क्यों दी गई थी। क्या जंग ख़त्म होने तक कई अफसरों को एजाज़ दिए जा चुके थे। एजाज़ के ज़्यादातर जो वर्ड्स होते हैं ना, जो इसके इंग्लिश मीनिंग है वो ऑनर भी है, और इसके अलावा जो मेरे ख़्याल में होना चाहिए ऑनर के अलावा, वो अब मेरे जहन में, देखते हैं, चले वक्त के साथ अभी आ जाएगा।
क्योंकि मेडल नहीं होता, मेडल और चीज़ होती है। एजाज़ एक तो ऑनर हो गया और इसके अलावा रिवार्ड, हाँ रिवार्ड भी हो सकता है। सो क्या जंग ख़त्म होने तक कई अफसरों को एजाज़ दिए जा चुके थे। यहाँ पर लफ्ज़ है जी क्या जंग ख़त्म होने तक कई अफसरों को एजाज़ दिए जा चुके थे। तो यहाँ होगा मैनी ऑफिसर्स हैड बीन अवॉर्डेड, मैं अवार्ड लिख देता हूँ। अच्छा अवॉर्डेड और क्या आ रहा है जी क्या जंग ख़त्म होने तक टिल द एंड ऑफ द वॉर, ये आ गया जनाब। अच्छा अब यहाँ पर सवालिया निशान है क्या जंग ख़त्म होने तक, तो हैड मैनी ऑफिसर्स और यहाँ से ये हैड ख़त्म कर देंगे, बीन अवॉर्डेड टिल द एंड ऑफ द वॉर। अब यहाँ पर रिवॉर्डेड भी लिख सकते हैं, इसी तरह ऑनर्ड भी लिख सकते हैं। ऑनर्ड मैं यू नहीं यूज़ करता हूँ, आपको पता है मैं इसे पहले बता चुका हूँ। यू भी यूज़ कर सकते हैं, HONOURED भी लिख सकते हैं, इट्स नॉट अ स्पेल मिस्टेक। अच्छा जी तो ये यहाँ तक आ गया जनाब, इसके आगे लग जाएगा क्वेश्चन मार्क। चलते हैं जी अपने सेंटेंस नंबर 13 की तरफ और देखते हैं जनाब इसमें क्या है। अच्छा जी सेंटेंस नंबर 13 में है क्या 1930 तक टीवी ईजाद हो चुका था। क्या 1930 तक टीवी ईजाद हो चुका था। अब ईजाद की इंग्लिश क्या होगी, इन्वेंशन, क्योंकि डिस्कवरी और इन्वेंशन में ये फ़र्क है। अक्सर बच्चे डिस्कवर लिख देते हैं, डिस्कवर और चीज़ होती है, याद रखिएगा। डिस्कवरी कहते हैं ईजाद करना जो पहले से मौजूद होती है लेकिन हमें पता नहीं होता। जब हम उसे डिस्कवर कर लेते हैं, उसको हम दरियाफ्त कर लेते हैं तो फिर वो सामने आ जाती है, तो उसको इंग्लिश में कहते हैं डिस्कवर करना। ईजाद जो है ना वो ये चीज़ होती है कि वो चीज़ कहीं एग्जिस्ट नहीं करती, हम वो चीज़ बनाते हैं। जैसे गाड़ी बनाई गई है, जैसे कि मोबाइल फ़ोन, कंप्यूटर, तो ये ईजादात हैं। तो इसकी इंग्लिश होगी इन्वेंशन। क्या 1930 तक टीवी ईजाद हो चुका था। हैड द टेलीविजन बीन इन्वेंटेड बिफोर 1930। देखते हैं जी क्या है 1930 तक। अच्छा बिफोर, हाँ ठीक है 1930 सही है। तो 1930 तक सिंपल हो गया जनाब, आसान था ये। बस इसमें अक्सर बच्चों को इन्वेंशन और डिस्कवरी में कभी कभार इशू हो जाता है, मैंने कहा वो भी क्लियर कर दूं। आगे चलते हैं। घड़ी को 12 बजे से पहले चाबी क्यों नहीं दी गई थी। चाबी देने को कहते हैं वाइंड करना, ठीक है। घड़ी को 12 बजे से पहले चाबी क्यों नहीं दी गई थी। वाई नॉट, या सॉरी वाई हैड नॉट द वॉच बीन वाइंड। अच्छा वूंड, wounded, why had not the watch been wounded before 12 o'clock. घड़ी को 12 बजे से पहले चाबी क्यों नहीं दी गई थी। वाइंड, wounded। तो ये बेसिकली आ गया जनाब। उसके बाद आगे चलते हैं। क्या वक्त से पहले तुम्हें तनबीह नहीं की गई थी। तनबीह का मतलब होता है किसी को इंतबाह करना, वार्निंग देना। तो ये मामलात हैं जी। तो देखते हैं अब इसकी क्या इंग्लिश बनती। क्या वक्त से पहले तुम्हें तनबीह नहीं की गई थी। क्या वक्त से पहले। हैड यू नॉट बीन वार्न्ड, थर्ड फॉर्म लगी वार्न्ड बिफोर टाइम। क्या तुम्हें वक्त से पहले तनबीह नहीं की गई थी। एक और कर लेते हैं सेंटेंस जनाब। सेंटेंस है क्या इससे पहले आपको धोखा दिया गया था। सो ये होगा हैड यू बीन डिसीव्ड बिफोर दिस। क्या इससे पहले आपको धोखा दिया गया था। देखते हैं यही है, हाँ जी। क्या इससे पहले आपको धोखा दिया गया था। हैड यू बीन डिसीव्ड बिफोर दिस। सो जनाब ये थी हमारी क्लास नंबर 65। आई एम श्योर आपको पसंद भी आया, समझ भी आया इंशाल्लाह। बाकी के 14 सेंटेंसेस हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। इसके बाद इसकी कुछ जो प्री ट्रांसलेटेड एक्सरसाइज होती हैं उनको भी देखेंगे, उसमें से कुछ वर्ड्स मीनिंग वगैरह और चेक करेंगे। आपके साथ वोकेबलरी भी इंशाल्लाह डिस्कस होगी नेक्स्ट लेक्चर में। ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारे वाइटल एजुकेटर्स का लेक्चर नंबर 250 है।
और मज़ीद आपकी सजेशंस और जिस तरह की भी एडवाइस और जो भी किसी किस्म के आपके क्वेश्चंस कन्फ्यूजन्स, वो हमेशा से मैं यही कहता हूँ कि आप ज़रूर अपना फ़ीडबैक दिया करें, ताकि उससे एक तो इम्प्रूवमेंट में भी ज़ाहिर है कि मामलात बनते हैं, और दूसरा ये मेन चीज़ होती है कि जनाब एक बंदे को अपनी गलतियों का भी बाज़ों का पता चलता है कि अगर वो कहीं मिस्टेक कर रहा है या उसके अंदर कोई ऐसी चीज़ है जो किसी स्टूडेंट को समझ नहीं आई है, वो किसी और एंगल से आ सकती है या उसको मज़ीद एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत है। तो मुझे ज़रूर आप अपनी आरा से अपने जो भी आपके कमेंट्स होते हैं कीमती, उनसे ज़रूर आगाह कीजिएगा, ज़रूर सरफराज कीजिएगा। जज़ाकल्लाह।